आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और स्टूडेंट लीडर को गोली मार दी है दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये बच गया है। ठीक है, ये मरा नहीं है। अब देखिए क्या हो रहा है। नॉर्थ खुलना में लगभग पौने 12 बजे रात में मोहम्मद मुतालिब, जो कि 42 साल का है, मोहम्मद मुतालिब सिकदार, एनसीपी पता है क्या, नेशनल सिटीजन्स पार्टी पहली स्टूडेंट लेड पार्टी है बांग्लादेश में। 2004 में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे जो स्टूडेंट्स ने किए थे। अगले साल 2005 में इसका जन्म हुआ और आज एनसीपी, ठीक है, ये सबसे प्रोमिनेंट पार्टी है जो स्टूडेंट की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि स्टूडेंट लेड रेवोल्यूशन हुआ था कथित तौर पे। तो उसी के लीडर को, ये भी कोई भारत के खिलाफ, ये कोई भारत के साथ नहीं था, भारत के खिलाफ ही था। तो मोहम्मद सिकदार को गोली मारी, कान के पास से गई, इसको तुरंत खुलना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, ये बच गया। ठीक है, अब दोस्तों सिकदार जो है वो सेंट्रल ऑर्गेनाइजर और खुलना डिविजनल कन्वीनर था जतीय श्रमिक शक्ति। अब एनसीपी की एक लेबर विंग है, ठीक है, उसका ये लीडर था और ये काफी ज्यादा एक्टिव भी था। लंबे समय से काफी ये लोगों को इकट्ठा करता, या फिर नारेबाजी करनी होती, या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करनी होती, तो बांग्लादेश का ये प्रोमिनेंट लीडर था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये एक बड़े सवाल की तरफ हमको ले जाता है और वो सवाल है अननोन गनमैन। अब ये तो बच गया, लेकिन शरीफ उस्मान हदी नहीं बचा। शरीफ उस्मान हदी को मारने वाला अभी पकड़ में नहीं आया है। कुछ कहते हैं वो भारत भाग गया, कुछ कहते हैं, अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। एक थ्योरी ये है कि भैया राइवलरी थी, ठीक है, आपस में ही लड़ मर गए। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि सरकार ने इसको मार दिया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसमें दिक्कत थी। चौथी थ्योरी ये कहती है कि पावर का डिसइंटीग्रेशन इतना ज़्यादा है कि प्रॉब्लम है, कट्टरता पांचवी थ्योरी। छठी थ्योरी, भारत के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं, लेकिन इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि बांग्लादेश में बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्हीं फॉल्ट लाइन्स को यूज़ करके अपने ऑपरेशंस को रन करती हैं। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो अननोन गनमैन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत लंबे समय से एक्टिव है। ये पिछले 10 सालों से एक नई स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान के जो पिरामिडल स्ट्रक्चर है उसमें जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, अगर आप उनको एलिमिनेट कर देंगे तो खेल खत्म है। होता क्या है ना कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर मैं बॉस हूं, मुझे पता है कंपनी को कैसे चलाना है। अब अगर मैंने ये जो चीजें हैं ये आप सबको बता दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, यानी कि हर इंसान को पता है कि कंपनी को कैसे चलानी, यानी कि अगर कल मैं कंपनी को छोड़ता हूं तो आप चला लेंगे, आप चला लेंगे, आप चलाएंगे, आप चला लेंगे। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, एक इंसान को पता है, बाकियों को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपनी ताकत को बचा के रखते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक पैसा बांटता नहीं है, ठीक है, जिसके पास पैसा है उसके पास है, वो बांटेगा नहीं। ऐसे ही सेम चीज कि जिनके पास ज्ञान है, या ज्ञान इन द सेंस कि जिनके पास पता है कि क्या कैसे करना है, वो इतनी जल्दी अपनी लेगेसी सबको नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे उनका फिर वो पावर ही चली जाएगी ना। जैसे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वर्टिकल में नहीं होता। जो मैं कर सकता हूं वो आप सब नहीं कर सकते, इसीलिए इसको हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब 90% जगह पे यही चलता है और आतंकवाद में भी यही चलता है। तो एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर बैठती है टॉप लीडरशिप, उसके बाद इनके कमांडर्स, कोर कमांडर्स आते हैं, फिर इनके हैंडलर्स आते हैं, फिर आईएसआई। तो यहां से भारत ने शुरू किया। सबसे पहले ये आईएसआई को, ये छोटे छोटे लोगों को मारना शुरू किया, फिर इनके हैंडलर्स को मारना शुरू किया, फिर इनके टॉप कमांडर्स को मारना शुरू किया। अभी टॉप लीडरशिप इनकी बची हुई है। अब ये काम काफी लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जब तक भारत यहां पे आया ना, क्योंकि देखिए छोटे लोगों को मारेंगे तो ना उतने फेमस है, ना उनकी इतनी रीच है, पता नहीं है। बट उसके बाद जैसे जैसे हम पिरामिड में आगे गए, तब बहुत सारी खबरें आने लगी कि शाहिद लतीफ को मार दिया, तो इसको मार दिया, तो उसको मार दिया। ठीक है, तो अब इसका खामियाजा क्या हो कि डर फैला, और ये डर था। पाकिस्तान हर एक चीज की, पाकिस्तान में बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है, पावर स्ट्रगल है, और जहां पे जितनी ज्यादा पावर स्ट्रगल है आप आसानी से उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। ठीक है, और ये हर इंटेलिजेंस एजेंसी करती है। बांग्लादेश में अभी बहुत भयानक पावर स्ट्रगल है, हर किसी को गद्दी चाहिए दोस्तों। फरवरी में 13 फरवरी को इलेक्शन है, वो भी लोगों की, देखिए लोग जो है ना वो मेजोरिटी में, 90% तो आम जनता है यहाँ पे। 10% कौन है, 10 या 5%, ये वो लोग हैं जो इस इलेक्शन को डिसाइड करेंगे। अब इसमें आपकी मिलिट्री भी है। मिलिट्री चाह रही है कि तख्ता पलट हो जाए। जितना ज्यादा कियोस फैलेगा उतना ही ज्यादा हम फिर पिक्चर में आएंगे और हम पूरी
ताकत को टेक ओवर करेंगे। उसमें अच्छी बात यह है कि जो वकार ज़का वो आदमी शेख हसीना को पता ही है कि दामाद है, ठीक है। तो अब क्या है ना कि दामाद अंगना में पधारे तो वो आदमी जो है वो आवामी लीग का सपोर्टर रहा है। अगर मिलिट्री टेक ओवर करती है तो वो ज़्यादा बेटर होगा इस समय। उसका रीज़न इसलिए है क्योंकि फिर देखिए वहाँ जाहिर सी बात है डिक्टेटरशिप आएगी, लेकिन अगर भारत के कंटेक्स्ट में देखिए तो हो सकता है कि मिलिट्री आप कहें कि नहीं सर जहाँ जहाँ मिलिट्री टेक ओवर होता है वहाँ दिक्कत होती है, बट इंडिया किससे कोऑर्डिनेट करे। और अभी आपको बता दूं कि वकार ज़का के ऊपर भारत के एहसान हैं, लगभग टेक ओवर हो गया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है, एक प्रॉपर टेक ओवर होता है, तो भारत के लिए आसान हो जाएगा इंगेज करने के लिए कि एक सरकार तो है और जब तक स्टेबिलिटी नहीं है तब तक कुछ नहीं। डेमोक्रेटिक सरकार भी है तो वो भी प्रो इंडिया है। तो यहां पे पावर स्ट्रगल है कि स्टूडेंट अपनी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। आवामी लीग तो भूल जाइए कि मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, लेकिन बहुत मुश्किल है आवामी लीग का, क्योंकि वैसे भी बैन तो नहीं है बट बहुत मुश्किल है कि वो, हालांकि लोग अगर उनका कॉन्साइंस जागा तो शायद आवामी लीग को वोट पड़ जाए, बट ऐसा होने नहीं देगा। वैसे भी बहुत सारे आवामी लीग के नेता उनको उल्टा टांग दिया गया है। बाकी बीएनपी है, खालिदा जिया जो है वो हॉस्पिटल में है, वो आखिरी वक्त चल रहा है भाई उनका। तो पार्टीज तो बहुत हैं, हर किसी को सत्ता चाहिए। अब इसी को यूज कर सकती हैं इंटेलिजेंस एजेंसी कि तुमको सत्ता चाहिए, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए काम कर देंगे, लेकिन फिर तुमको इंडिया के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं बेहतरीन काम करती हैं। अब दोस्तों ऐसा है ना कि अननोन गनमैन बांग्लादेश में एक्टिव हैं, पावर स्ट्रगल है, फरवरी में इलेक्शंस होने वाले हैं, हो सकता है कि कियोस फैलाया जाए, बट दोस्तों इसका कोई सबूत नहीं है क्योंकि कंफ्यूजन है, हर जगह कंफ्यूजन है। और वहां पे इस बात पे नकारा नहीं जा रहा, वो भले ही इंडिया को पूरी तरीके से ब्लेम कर रहा है बट इसका कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जो फैज करीम है उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था कि मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे बांग्लादेश हिल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा है, क्योंकि देखिए दूसरा इंसिडेंट है और आगे जाके और भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं जो कि भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। और ये आसान है कि वहां के लोग ही ये करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको भी पावर चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए। और देखिए अभी तक पता नहीं है किसने मारा है, यानी कि अगर ऐसा हुआ है तो इंटेलिजेंस एजेंसी ने सपोर्ट किया कि तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, वैसे भी जिस जगह पे रह रहे हो वो अगले 2-3 साल के लिए तो बर्बादी है, हम तुमको यहाँ पे आके सेटल कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं। धुरंधर में यही तो दिखाया है कि कैसे स्पाई नेटवर्क काम करता है। शरीफ उस्मान हादी मरा, बहुत भयानक, मतलब भारत ये खतरनाक इसलिए था दोस्तों क्योंकि ढाका 8 से लड़ता ये इलेक्शन, इसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, लेकिन जब ये लड़ता तो ये जीतता क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और वो पूरी पॉपुलैरिटी टिकी थी एंटी इंडिया नैरेटिव पे। और एंटी इंडिया नैरेटिव इसने फैला फैला के लोगों की नाक में दम कर दिया था इंडिया के। और देखिए भारत और बांग्लादेश आज उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन ये झगड़ा जो है ना ये बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। कुछ नेबर्स ऐसे होते हैं कि टेम्पररी बेसिस पे झगड़ा होगा, लेकिन अगर वो अलग होंगे तो कियोस होगा और बहुत अंडर डेवलपमेंट, ये समझ जाए तो उतना अच्छा। जैसे पाकिस्तान जो हिस्टोरिकली एक साथ रहे हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते, एक ना एक दिन वो एक हो जाएंगे। जैसे भारत पाकिस्तान वो हिस्टोरिकली एक साथ है, आज पाकिस्तान अलग है तो पाकिस्तान की आप हालत देखिए। सेम गोज विथ बांग्लादेश, जब अगर भारत सपोर्ट करता पाकिस्तान को तो हालत नहीं होती, लेकिन अगर आपने भारत से दुश्मनी ले ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखिए नेपाल भारत के साथ है, भूटान भारत के साथ है, ठीक है, इनफैक्ट म्यांमार में भी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने आपको नेबर्स दिख रहे हैं ना, अगर भारत के साथ है तो ये डेवलपमेंट कर होगा, इनका नहीं है तो फिर क्योस, हर जगह प्रॉब्लम, इकोनॉमिक कोलैप्स, कंट्री कोलैप्स, यही आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।